के कोकराझार में आज हुए एक आतंकवादी हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आतंकवादियों ने आज सुबह स्थानीय बालाजन बाजार में पहले ग्रेनेड फेंके और फिर अंधाधुंध गोलीबारी की। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। इस आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की और हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। कोकराझार के इस व्यस्त बालाजन बाजार में शुक्रवार की सुबह जब लोग खरीदारी कर रहे थे, तब किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो आतंकवादियों का निशाना बन सकते हैं। दोपहर लगभग 12:30 बजे आतंकवादियों के एक गुट ने भीड़ पर पहले हथगोले फेंके और फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आशंका जताई है कि मारा गया आतंकी उग्रवादी संगठन एनडीएफबी से है और हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ हो सकता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ निहत्थे लोगों पे मार्केट में आक्रमण किया। हमारी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उसमें भी एक मिलिटेंट वहीं न्यूट्रलाइज किया गया और उसके पास से कुछ AK-56 ग्रेनेड वगैरह भी पाए गए हैं और भी जो 3-4 लोग हैं उनके लिए हम उनको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। ये देखने में तो एनडीएफबीएस का हाथ लग रहा है। इस बीच सेना ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों को घेरकर बाकी आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिए हैं कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस हमले की निंदा की और कहा है कि सरकार राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आतंकवादी समूहों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी आतंकी समूह के दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। Our government is committed to ensure the protection of life and property of the people of Assam, and that is why we have immediately directed our DG and senior police official to rush to the spot, and they have already started. And also our senior minister Dr. Himanta Biswa Sarma also moving to the spot with a troop. Our government is committed to take stern action against those extremist outfits to ensure the protection of the civilians. निर्दोष लोगों पर इस कायराना हमले की पूरे देश ने कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की और इस घटना पर गहरा दुख जताया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से बात की है। सरकार का ये निश्चय है और ये प्रतिबद्धता भी है कि असम में जिस प्रकार से काफी समय से शांति का वातावरण चला आ रहा था और जिस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से वहां चुनाव भी संपन्न हुए हैं, उसको हम किसी भी तरह से तहस नहस नहीं होने देंगे। और जो इस प्रकार के तत्व हैं जो वहां के शांति प्रिय वातावरण में खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र, उनकी योजना को सफल होने नहीं दिया जाएगा। इस बीच इस हमले में घायल लोगों के इलाज के लिए गुवाहाटी से डॉक्टरों का एक दल कोकराझार पहुंच रहा है। जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम भी कोकराझार के लिए रवाना हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 20,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में आज कोकराझार के इसी आतंकी हमले पर हम चर्चा करेंगे, इसको गहराई तक समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्या है। और इसी से जुड़ा आज का जो सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और हमारा आज का जो सवाल है वो ये है। हमारा आज का बड़ा सवाल, क्या ये उत्तर पूर्व को सुलगाने की साजिश है? जी हाँ, क्या ये नॉर्थ ईस्ट को सुलगाने की साजिश है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ था? और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं PK मिश्रा जी, प्रवास कुमार जी जो कि फॉर्मर ADG BSF हैं और सीनियर फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया PK मिश्रा जी। PK मिश्रा जी, जैसे सवाल था, क्या ये उत्तर पूर्व को सुलगाने की साजिश है? क्योंकि 20 महीने से वहाँ पर कोई आतंकी वारदात नहीं हुई थी। आखिरी जो वारदात हुई थी दिसंबर 2014 में, जिसमें
करीब करीब 76 लोग मारे गए थे, काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था वो, लेकिन उसके बाद से चुनाव भी हुए, बिल्कुल शांति थी। कैसे देखते हैं इसको? अशोक जी, मैं आज जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि आप सही बताए थे। लास्ट जो हुआ था हमारा 2014 में हुआ था, सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था। कोकराझार को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है। 2008 में जब हुआ था, 2010, 2012, ये तीनों में मैं वहाँ पर, हमारा ट्रुप्स भी वहाँ डिप्लॉयड थे, मैं वहाँ पर गया भी था। ये जितना इंसिडेंट्स हुआ था तब वह एनडीएफबी और एनडीएफबी सोनुगजित दोनों ग्रुप ने मिल करके किए थे। कोकराझार एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैं क्लियरली बताता हूँ, बांग्लादेश मुस्लिम माइग्रेंट्स का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो कोकराझार के हमारा जो बोडोज है वो उनका संख्या कम हो गया है, इसलिए फ्रिक्शन उनका 1992 से ये चलते चल रहा है। आ रहा है। और नेली मासाकर टाइप का इंसिडेंट्स 1992 से आज तक चलते रहता है। लेकिन इलेक्शन से पहले आप देखेंगे 2014 के बाद, क्योंकि मैं बताता हूं 1992 से 2014 तक जितनी इंसिडेंट्स हुआ, एक ही डिस्ट्रिक्ट है कोकराझार, बाकी उदालगुरी, बक्सा और सोनितपुर उसे छोड़ दीजिए। कोकराझार एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको असम ने अभी तक कंट्रोल नहीं कर सका था। क्यों? एक डिस्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि कोकराझार सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। कोकराझार में पूरे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता था, पॉलिटिकल वोट बैंक होता था। बांग्लादेश मुस्लिम माइग्रेंट्स को वहां पर गवर्नमेंट का जगह जो था, जो जमीन जो था उसको दिया जाता था। वहां पर जितने बांग्लादेश का मुस्लिम माइग्रेंट्स आते थे वहां पर उनको रखा जाता, बसाया जाता था। उसके चारों तरफ जो है, आप ग्वालपारा देख लीजिए, धुबरी देख लीजिए, सोनितपुर देख लीजिए, उदालगुरी देख लीजिए, बक्सा देख लीजिए, ये पूरे के पूरे एरिया जो है बांग्लादेश माइग्रेंट्स का उपस्थिति वहां पर बहुत ज्यादा। यानी आप कह रहे हैं कि दरअसल ये जो असम की जो डेमोग्राफी को चेंज करने की बड़ी साजिश थी, उसका एक तरह से सेंटर के रूप में कोकराझार बना सेंटर था असम में कोकराझार। और उसमें क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा था, इंटेलिजेंस इनपुट इनको मिलना बड़ा मुश्किल होता था, और हर एक केस में एक ही रिप्लाई दिया जाता था, हमें इंटेलिजेंस नहीं मिला, और इंसिडेंट होने के बाद हम गुवाहाटी से फोर्स वहां पर भेजे, जिसके लिए थोड़ा देर हुआ। पीके मिश्रा जी, आज की घटना के बारे में भी जो जानकारी है हो रही है कि इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं मिला था, ऐसा कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई इंटेलिजेंस इस तरह की सूचना नहीं थी। अशोक जी, मैं बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ, इस बार जो इंसिडेंट हुआ इतने तकरीबन 1 साल के बाद हो रहा है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ साजिश है। एनडीएफबी सबजिस ग्रुप जो है अभी तक, क्योंकि एनडीएफबी प्लस बाकी जो उल्फा वाले हैं, अनूप चेतिया को बांग्लादेश ने हैंडओवर कर दिए। जी। अभी जो है बांग्लादेश का होम मिनिस्टर असरुज्जमान अभी दिल्ली होकर के हमारे होम मिनिस्टर से मिल करके गए हैं। कल जो था बांग्लादेश के 11 एमपीज जो एरसाद ग्रुप के जातीयवादी के 11 एमपीज हमारे देश में आए थे, और काफी जगह पर वो डिस्कशन करते रहते हैं। ये सब होने के बाद अभी जो सिचुएशन बॉर्डर में है, बॉर्डर का सिचुएशन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में बीजेपी और बीएसएफ के साथ इतने अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, एक भी राउंड फायर नहीं होता है। और इसको जरूर कम करने के लिए, इसके ऊपर साजिश करने के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा पता है असम में अभी बाढ़ बहुत है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ असम, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, पूरे गवर्नमेंट जो है बाढ़ का स्थिति जो उत्पन्न हुआ है उससे निपट रही है, और ये मौका है अब उनको। इन्होंने ये मौका उन्होंने अपने हाथ से गवा देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोकराझार में फिर नेली टाइप का मासाकर जो हुआ था, उस टाइप का सिचुएशन फिर खड़ा करना चाहते हैं, और इसलिए हुआ। लेकिन रिटालिएटरी अटैक जो हुआ फोर्स से, ये बड़ा अच्छा है, एक मिलिटेंट मारा गया है, और कम से कम इससे आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, इससे बड़ा क्लियर हो गया। डीजीपी के साथ अभी बात हो रहा था, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि अब इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है कि इसमें एनडीएफबी स्वगजित सिंह ग्रुप ही शामिल है। और एक चीज है, उनको मदद जो मिलता है, हमारे क्लियर बर्धमान ब्लास्ट में जितने जमात उल मुजाहिद ऑफ बांग्लादेश इन्वॉल्व है, इन्होंने
पकड़े जाने के डर से तकरीबन असम को शिफ्ट किए हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, अब JUMB हाँ, वो उनका स्थिति स्लीपर सेल्स उनको मदद कर रहे हैं। हमारे जो इंडियन मुजाहिद और हमारे जो सिमी है इनका स्लीपर सेल्स भी इस एरिया में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय साहब भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर DG असम राइफल्स के। रॉय साहब, आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? जब हम बात करते हैं लार्जर, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी दिखती है। एक बात और भी सामने आई है कि जो वहां पर जो हथियार और जो गोला बारूद बरामद हो वो चाइनीज मेड के बरामद हुए हैं। कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आसाम की जो ये सिक्योरिटी हालात या सिक्योरिटी सिचुएशन है और बहुत समय से इस तरह से ही फ्रेजाइल चलती आई है। आपको मालूम है जब से ये 79 में ये इनकी एजिटेशन शुरू हुआ तब से लेके आज तक आसाम में कम से कम भी तो मैं कहूँगा 23 के करीब ऐसे ग्रुप हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगे, जो कि स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। ग्रुप से पिछले 3 दशक में 8000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जी 8000 से ज्यादा, और 23 के करीब जो है इस तरह के ग्रुप आए हैं। यहाँ बात चल रही है सिर्फ जो अभी ये कोकराझार में हुआ है। NDFB का भी क्या है कि 1986 में जब ये बनाया गया था, डिमरी ने जब बनाया था इसको, रंजन डिमरी ने, तो उस समय दे वांटेड ए सॉवरेन स्टेट। वो डिमांड इन लोगों ने 1990 में ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर ये इनका ग्रुप भी टूट गया, स्प्लिंटर ग्रुप आ गया। अभी ये जो हमला हुआ है ये कहा जा रहा है कि S ग्रुप ने किया है, जो कि इनका एक नॉन सीज फायर ग्रुप माना जाएगा, जिसको शांति की वार्ता के लिए तैयार ही नहीं हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ ईस्ट के आप किसी भी स्टेट के किसी भी ग्रुप की बात करें, जब भी कोई सीज फायर की बातचीत गवर्नमेंट से होती है तो उसमें से एक ग्रुप ऐसा निकल आएगा जो है वो बिल्कुल कहता है मैं सीज फायर के खिलाफ हूं, और वो उनकी एक छोटी सी विंडो बन जाती है जिसके थ्रू जो बाकी जो सीज फायर के साथ हैं वो भी उस विंडो से फिर निकलने और आने शुरू हो जाते हैं। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से लार्जर गेम प्लान की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पहल होती है उस पहल के अंदर बाकी जो सिस्टम्स हैं उस पहल के करने वाले उनका कितना इंटीग्रेशन है। सबसे बड़ा यहाँ मैं आपको कहूँगा, क्योंकि उस इलाके में बहुत समय पे रह चुका हूँ और मैंने हर लेवल पे देखा है इसको, टैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस भी देखे हैं मैंने, बिल्कुल DG लेवल पे भी इस चीज़ को देखा है और इंटेलिजेंस लेवल पे भी इस चीज़ को देखा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब इन ग्रुप्स के साथ हम कोई भी शांतिपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं उसमें जो स्टेक होल्डर्स कहे जाएंगे वो सब के सब उतने ही कमिटमेंट लेकर के नहीं आते। मैं बिल्कुल समय नहीं है, मैं बहुत संक्षेप में आपसे PK मिश्रा जी पूछना चाहूंगा कि क्या अभी इस वक्त जो है तत्काल जरूरत क्या है? क्या आपको लगता है इस वक्त सिक्योरिटी और ज्यादा कड़ी करने की और जो है सुरक्षा बलों को और मुस्तैदी से इनसे निपटने के लिए इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है? एक ही ग्रुप है। मैं अभी राज साहब से बात हो रहा था, बात यह बिल्कुल सही है क्योंकि बाढ़ के लिए असम अभी व्यस्त है। अब इसलिए ये जो अटैक हुआ है ये बाकायदा प्री प्लान्ड है और ये चाहते हैं कि डेफिनेटली कोकराझार में अगर असम में कहीं पर कुछ हो शुरू होता है कोकराझार में। मैं आपको बताया कोकराझार का जो बेल्ट है बक्सा, अब जो है ये इंसिडेंट जो है इसका मैं क्लियरली बताता हूं कि जमात-उल मुजाहिद और बांग्लादेश के साथ NDFBS मिल करके क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वही एक जगह है जहां से कि हमारा मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं ISIS अगर आंख रखा है बांग्लादेश के जगह वहां से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, इंडिया में अटैक करने के लिए, तो उनको स्लीपर सेल्स मिलेगा ही मिलेगा असम में और बंगाल में। बिल्कुल सही है, लेकिन एक लाइन में अगर आप बात करना एक लाइन में बात ये कहना चाहूंगा कि आप इसको इस तरह से भी देखें कि आर्मी बहुत एक्टिव है कोकराझार एरिया में और 17 और 24 तारीख को 2 तारीख को 3 किलिंग हुई है 17 को और 2 हुई है 24 को। बिल्कुल उसका एक ही रिटेलिएशन भी हो सकता है क्योंकि वो जो सर्च ऑपरेशंस थे वो जंगलों में किए गए, तो वो चाह रहे हैं कि उसको जो है अर्बन की तरफ किया जाए ताकि इनका जो रहन सहन जो चल रहा है उस फॉरेस्ट एरियाज में वो डिस्टर्ब ना हो और कोकराझार वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर BTC का हेडक्वार्टर है और वहां से 10 किलोमीटर पे वारदात हुई है। ये भी एक एंगल आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए। थोड़ा गंभीर मामला है, नॉर्थ ईस्ट को सुलगाने की एक तरह से साजिश है, तो जाहिर तौर पर सतर्क रहना पड़ेगा। शुक्रिया आप दोनों का।